हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलीजन। इसकी हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे जो इमाइल दुर्कहाइम ने दी है, उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स जो हैं जब हमें वो समझ आ जाएंगे तो उसके बाद हमें पढ़ना जो है इजी है, एग्ज़ाम में आंसर लिखना इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिलीजन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमाइल दुर्कहाइम किस तरीके से रिलीजन को डिफाइन करता है। तो पहले बैकग्राउंड समझेंगे, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। वो कहता है कि कंपेयर ऑल द मेजर रिलीजन्स एंड फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स इन देम। ठीक है, हम डेफिनेशन रिलीजन की कैसे जान सकेंगे? इमाइल दुर्कहाइम कहता है कि हम जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, और जब हमें उनमें कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे जो सब रिलीजन में हैं, तो उन कॉमन एलिमेंट्स के बेस पे हम रिलीजन की डेफिनेशन जो है वो हम बताएंगे कि रिलीजन क्या है, रिलीजन को डिफाइन करेंगे, रिलीजन इटसेल्फ क्या है। ठीक है, कैसे? सारे रिलीजन्स लेंगे, उनमें कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या हर रिलीजन में मौजूद है, वो एलिमेंट्स लेके उनके बेस पर हम डेफिनेशन बनाएंगे। अब वो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो पहले जो इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रोपोन किए हुए थे कि ये एलिमेंट्स हैं रिलीजन के एसेंशियल एलिमेंट्स। तो कुछ को वो मानेगा इमाइल दुर्कहाइम, कुछ को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो जिनको वो मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बेस पर रिलीजन की डेफिनेशन देगा। तो वो कहता है कि इससे पहले सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं बहुत सारे कि हर रिलीजन जो है वो सुपर नेचुरल थिंग्स पे बिलीव करता है। ठीक है, लेकिन इमाइल दुर्कहाइम इसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि सुपर नेचुरल चीज़ों को हर रिलीजन विश्वास रखे, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली ये जो सुपर नेचुरल थिंग्स का कंसेप्ट है ये बहुत रीसेंट है। ठीक है, वो कहता है कि जब साइंस डेवलप हुई है, ठीक है, तब इंसान ने क्या किया है, नेचुरल चीज़ें और सुपर नेचुरल के बीच डिफरेंस करना शुरू किया। ठीक है, इससे पहले ये डिफरेंस मौजूद में नहीं था। ठीक है, इससे पहले जो रिलीजन है वो सब चीज़ों से, पूरे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से डील करता था। रिलीजन सिर्फ सुपर नेचुरल चीज़ों से डील नहीं करता था। अब जब साइंस डेवलप हो चुकी है तो जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, उनको हम नेचुरल मान लेते हैं, साइंटिफिक मान लेते हैं, फैक्ट्स मान लेते हैं, और जो चीज़ें साइंस जहाँ तक अभी नहीं पहुँची है उनको वो सुपर नेचुरल मानते हैं। ठीक है, तो ये जो सुपर नेचुरल नेचुरल की जो इटसेल्फ जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, जो है ना, ये जो है ये अभी रिसेंट है इमाइल दुर्कहाइम के हिसाब से। तो रिलीजन तो बहुत एंशियंट है। तो रिलीजन सिर्फ सुपर नेचुरल थिंग से बिलीव नहीं करता, उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, इसमें नेचुरल चीज़ों पे भी बिलीफ है, सुपर नेचुरल सब चीज़ों पे बिलीफ है, और ये जो है ये एसेंशियल एलिमेंट जो है ये नहीं है। ठीक है, दूसरा, गॉड का एग्जिस्टेंस होना, कि हर रिलीजन, ऐसे सोशोलॉजिस्ट बोलते थे, वो गॉड पे विश्वास रखते हैं, वो एक खुदा पे, कोई भी किस्म, गॉड, डिटीज, ठीक है, इन चीज़ों पे वो विश्वास हर रिलीजन रखता है। ये कुछ सोशोलॉजिस्ट ने बोला। तो इमाइल दुर्कहाइम कहता है कि ये भी एसेंशियल एलिमेंट रिलीजन का नहीं हो सकता। और वो एग्जांपल देता है, जैसे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो है ना वो गॉड को एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है, उसमें गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसमें सिंपल है कि जो जो ट्रूथ्स हैं, जो नोबल ट्रूथ्स, उन्हीं को सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, गॉड हो या ना हो उससे बुद्धिज़्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैनिज्म टोटली गॉड को रिजेक्ट करता है। और वैदिक सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी इमाइल दुर्कहाइम एग्जांपल देता है कि वो जो वैदिक सेक्रीफाइसेस होती थी वेदास के टाइम पे, वो भी गॉड्स को डेडिकेटेड नहीं होती थी। वो जो वैदिक सेक्रीफाइसेस होती थी, लोगों का ये मानना था कि ये सेक्रीफाइसेस इट सेल्फ क्या करती हैं, हमें रिजल्ट्स लेके आती हैं। इट सेल्फ, जब हम कोई सेक्रीफाइस करते हैं, काउ सेक्रीफाइस करते हैं, कोई और एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, फूड्स वगैरह की ऑफरिंग देते हैं, तो उनसे इट सेल्फ जो है फिर हमें रिजल्ट मिलता है, हमें नेचुरल फिनोमिनन हम कंट्रोल करते हैं, हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होती हैं। ठीक है, और इमाइल दुर्कहाइम कहता है कि इनफैक्ट वेदा के टाइम पे लोग तो गॉड को कोर्स करते थे, गॉड को कंपेल करते थे कि गॉड उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो विशेज़ हैं, उनको फुलफिल करे। तो जो गॉड इतना एसेंशियल नहीं था, गॉड तो इटसेल्फ एक
छोटा मोटा एलिमेंट था जिसको तो जो तो लोगों से डरता था, फियर मतलब गॉड ऐसा कंसेप्ट था कि लोगों से भी डरता था। लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल जो सेक्रेट स्प्रिंग्स होते थे उनमें लोग पत्थर मारते थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनमें ऐसा होता है कि वो पत्थर मारते हैं, और ताकि वो कहते हैं कि सेक्रेट स्प्रिंग्स में अगर गार्ड रहता है तो इनको कंपेल करते हैं, पत्थर मारते हैं कि तू रेन भेज। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये भी उनमें बिलीफ है कि गॉड अगर ऑफरिंग्स ना दी जाए, वारशिप ना दी जाए, ठीक है, तो गॉड तो मर जाएगा। गॉड जो है लोगों की वारशिप और ऑफरिंग्स पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा भी कंसेप्ट है, और बहुत प्रीमिटिव रिलीजन में ऐसा कंसेप्ट था। तो इट मीन्स कि लोग अगर गॉड्स पे डिपेंडेंट हो तो गॉड कोई इंडिपेंडेंट ओवरऑल डोमिनेट नहीं है, गॉड भी लोगों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे मतलब रिलीजन्स में कंसेप्ट्स हैं। तो इन सब से ये पता चलता है कि गॉड भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, हर रिलीजन में होना ज़रूरी नहीं है, सुपर नेचुरल थिंग्स पे भी बिलीफ होना ज़रूरी नहीं है। देन व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, फिर इमाइल दुर्कheim कहता है तो वो एलिमेंट्स क्या हैं कॉमन जो हर रिलीजन में। तो इमाइल दुर्कheim कहता है कि दो चीज़ें हैं जो हर रिलीजन में मौजूद हैं, हर रिलीजन जो मर्जी, एक तो बिलीफ्स, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ बिलीफ्स हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज़ पे बिलीव किया जाता है, और दूसरा राइट्स, राइट्स हो गए मतलब कुछ रिचुअल्स हैं, ये हर रिलीजन में मौजूद हैं। बिलीफ्स डील करता है मेंटल स्टेट से, मतलब स्टेट ऑफ ओपिनियन, ये थिंकिंग आइडियाज़ वगैरह से रिलेट करता है, और राइट्स जो हैं ये एक्शन से रिलेट करते हैं, फिजिकल स्टेट। तो दो टाइप के, हर रिलीजन में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक ओपिनियन बेस्ड और एक एक्शन बेस्ड। ठीक है, जो ओपिनियन बेस्ड हैं, थिंकिंग बेस्ड हैं, वो हो गए बिलीफ्स, और जो राइट्स हो गए वो हो गए लोगों के एक्शंस, रिचुअल्स जो करते हैं, सेक्रीफाइसेस जो करते हैं। अब जो राइट्स हैं, इमाइल दुर्कheim कहता है राइट्स हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अदर ह्यूमन प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो मतलब हम नॉर्मली, अगर कोई एक बंदा किसी एनिमल को काटता है और एक बंदा है जो एज ए रिचुअल के लिए काटता है, तो इट सेल्फ अगर हम देखें, काटना, एनिमल को काटना, सेक्रीफाइस करना, मतलब जो उसमें उसको स्लॉटर किया जाता है, वो दोनों में एक्शन तो सेम हो रहा है फिजिकली। एक जो राइट के लिए स्लॉटर करते हैं और जो नॉर्मली खाने के लिए, फूड के लिए स्लॉटर करते हैं, दोनों में एक्शन सेम हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, कि वो जो जिस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम अपना राइट कर रहे हैं, जैसे कोई एनिमल हो गया, कोई फूड हो गया, कोई टोमाटो हो गया, टोमाटोज है ना, कुछ भी मतलब ले लो, कोई स्टोन्स हो गए, तो जिनमें भी कोई स्प्रिंग हो, वाटर हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम जिसको यूज़ करते हैं राइट्स करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट का नेचर जो है वो डिफरेंस होता है। वरना तो राइट्स मतलब रिचुअल्स करना और एक नॉर्मल प्रैक्टिस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चाहे आप किसी एनिमल को स्लॉटर करो रिचुअल के तौर पर, सेक्रीफाइस के तौर पर, या नॉर्मली स्लॉटर करो, तो दोनों में एक्ट तो सेम हो रहा है। डिफरेंस यही है कि वो एनिमल जो है वो अपने आप में डिफरेंट है। जो रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता है वो एनिमल सेक्रेड होता है, जो नॉर्मल फूड प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है खाने के लिए, वो दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट सेक्रेड, दैट इज़ प्रोफेन। ठीक है, मतलब वो आम है, उसमें वो बिलीफ्स का, ये तो मतलब कंसेप्ट जो आता था बिलीफ का, एक एनिमल को सेक्रेड मानते हैं, दूसरे को नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स होंगी, जैसे मान लो कोई गोट है। ठीक है, तो स्लॉटर हाउसेस में भी गोट को स्लॉटर किया जाता है, और सेक्रीफाइसेस के लिए भी। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में, इस्लाम में सेक्रीफाइस किया जाता है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। जो स्लॉटर हाउसेस में गोट की जाती है स्लॉटर, दोनों हालांकि फिजिकल एक्शन सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ सेक्रीफाइस में बिलीफ ये माना जाता है कि ये गोट दैट इज सेक्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है, तो ये कुर्बानी की जो गोट है उसको सेक्रेड माना जाता है, उसको सजाया जाता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी उसकी क्राइटेरियाज होते हैं, वो चेक किए जाते हैं कि वो फुलफिल करते हैं कि नहीं है। लेकिन जब स्लॉटर हाउस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से आप नॉर्मल लड्डू मान लो, तो एक नॉर्मल लड्डू आप खाते हो। ठीक है, और आप खाते हो नॉर्मल लड्डू। ठीक है, वो सिर्फ आप भूख मिटाने के लिए खाते हो। लेकिन अगर वहीं पे आप एक मंदिर के प्रसाद में जो लड्डू होता है वो खाते हो, तो आप उसके साथ आपके बिलीफ जुड़े होते हैं, वो लड्डू स्पेशल होता है, वो लड्डू सेक्रेड होता है। आप मानते हो कि इसके खाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी। तो इट मीन्स के जो ये पहला हमारा एलिमेंट है बिलीफ,
ये इसी के बेस पे डिपेंड करता है राइट्स। ठीक है, तो राइट्स का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हमारे बिलीफ्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बिलीफ्स के बेस पे ये ऑब्जेक्ट जो होता है राइट्स का, इसको हम डिफरेंट मानते हैं, और इसीलिए राइट्स जो हैं वो नॉर्मल जो जो हमारे एक्शंस हैं उनसे राइट्स डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि राइट्स के पीछे बिलीफ्स होते हैं। ठीक है, thus it is the belief that differentiates a normal object from object of rights। ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरा एलिमेंट है बिलीफ्स। तो बिलीव्स में क्या है, हर रिलीजन में बिलीव्स होते हैं और राइट्स होते हैं। इमाइल दुर्कheim ने कहा जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं रिलीजन के, वो दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को दो क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जो बिलीफ्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हर रिलीजन में जो बिलीफ्स होते हैं वो पूरी वर्ल्ड को दो क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक आ गई सैक्रेड वर्ल्ड और एक आ गई प्रोफेन वर्ल्ड। ठीक है, सैक्रेड वर्ल्ड और प्रोफेन वर्ल्ड, 10 पूरी डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है। हर रिलीजन जो है उसमें, जो रिलीजन में जो माना जाता है लोगों ने, वो लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो डिवाइड करके रखते हैं अपने बिलीफ के हिसाब से। एक तरफ सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं और एक तरफ प्रोफेन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सैक्रेड और प्रोफेन में जो डिफरेंस है वो हम आगे क्लियर करेंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल देता है कि जो बुद्धिज्म है, ये रिलीजन क्यों है, इसमें गॉड तो मौजूद नहीं है, तो बुद्धिज्म इज नॉट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये रिलीजन नहीं है। बट बुद्धिज्म को हम फिर रिलीजन क्यों मानेंगे इमाइल दुर्कheim की कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें बिलीफ्स भी हैं और राइट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सैक्रेड थिंग्स भी हैं, जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स जो हैं बुद्धिज्म के वो सैक्रेड हैं। रेलिक्स ऑफ बुद्धा के जो रेलिक्स बचे हुए हैं वो भी सैक्रेड हैं। तो इस तरीके से बुद्धिज्म को हम 10 गॉड, बुद्धिज्म रिलीजन इसलिए है क्योंकि उसमें सैक्रेड थिंग्स भी हैं। ठीक है, सैक्रेड थिंग्स हैं जैसे 4 नोबल ट्रूथ, रेलिक्स ऑफ बुद्धा, और प्रोफेन थिंग्स भी हैं जो बाकी बच गए। ठीक है, तो मतलब बुद्धिज्म में जो है बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, सैक्रेड और प्रोफेन वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है, और साथ ही साथ में बुद्धिज्म में हमें पता है बहुत सारे जो हैं रिचुअल्स भी बुद्धिज्म में होते हैं। तो हर रिलीजन, इसीलिए बुद्धिज्म एक रिलीजन है। ठीक है, वरना अगर हम गॉड को एसेंशियल एलिमेंट मानते हैं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म तो रिलीजन की डेफिनेशन में आते ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके, ये इतना आपको क्लियर हो गया कि कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, बिलीफ्स एंड राइट्स। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा और आगे मतलब डेप्थ में हम देखते हैं कि सैक्रेड और प्रोफेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहला डिफरेंस हायरार्की का है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है सैक्रेड और प्रोफेन ऑब्जेक्ट में, हायरार्की का। ठीक है, मतलब डोमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन का। जो प्रोफेन थिंग्स होती हैं, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट होते हैं, और जो सैक्रेड होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। हायरार्की में जो सैक्रेड चीज़ें हैं उन्हें हम ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, ज़्यादा हम उनको वैल्यू देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, और जो प्रोफेन थिंग्स हैं उनको हम वैल्यू रिस्पेक्ट कम देते हैं। ठीक है, या ना के बराबर। दूसरा डिफरेंस आ गया एब्सोल्यूट हेटेरोजिनिटी। दैट इज, ये दोनों सैक्रेड और प्रोफेन एक दूसरे के टोटली अपोजिट होते हैं, रेडिकली अपोजिट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देता है कि रेडिकली अपोजिट होना क्या होता है, ये एब्सोल्यूट हेटेरोजिनिटी का मतलब क्या है। ये एग्जांपल देता है कि जैसे गुड और इवल है, एक दूसरे के डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों ही मोरालिटी के अंदर आते हैं। तो इन दोनों में एक सेम चीज़ है मोरालिटी, और मोरालिटी के ही अंदर गुड भी है और इवल भी है। हेल्थ और इलनेस अगर ले लें, ये दोनों भी अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों लाइफ के ही एस्पेक्ट हैं, तो इनमें भी एक कॉमन चीज़ लाइफ आ गई। ठीक है, बट जो सैक्रेड और प्रोफेन है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये टोटली रेडिकली अपोजिट है। ठीक है, जिस तरीके से गुड और इवल में मोरालिटी कॉमन है, हेल्थ और इलनेस में लाइफ कॉमन है, इस तरीके से सैक्रेड प्रोफेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सैक्रेड प्रोफेन जो है वो एक दूसरे के ना कि सिर्फ अपोजिट है, बल्कि रेडिकली अपोजिट है, एब्सोल्यूट हेटेरोजिनिटी है उनमें। जहाँ सैक्रेड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो प्रोफेन है वो मटेरियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सैक्रेड में हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एक लड्डू ही मान लो, ठीक है, प्रोफेन वर्ल्ड में भी लड्डू है, लेकिन ये इसके साथ बिलीफ जुड़े हैं, ये टोटली डिफरेंट है। इसको हम मानते हैं कि इसके बेसिस पे हमें फ़ायदे मिलते हैं, इससे इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं, इससे हमें हमारी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो नॉर्मल लड्डू है उससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उससे सिर्फ हमारी भूख वगैरह, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हमारी जो एपिटाइट्स हैं, जो हंगर है, वो मिटता है।
ठीक है। और जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मटेरियल वर्ल्ड में डिज़ायर्स आ जाएंगी, ठीक है। शॉप पे जो लड्डू हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। पैसा वगैरह ये सब प्रोफेन है, इनको कम वैल्यू दी जाती है, ठीक है। पैसे को बहुत रिलीजन में दौलत को कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो सेक्रेड है, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेक्रेड हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं प्रोफेन के, ठीक है। लेकिन इमाइल दुर्कheim कहता है कि प्रोफेन थिंग जो है वो एक सेक्रेड थिंग बन सकती है, और एक सेक्रेड थिंग भी प्रोफेन बन सकती है, ठीक है। नॉर्मली तो डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनमें बिलीफ की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब इंट्रिंसिकली अगर हम देखा जाए, इन इट सेल्फ ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। प्रोफेन और सेक्रेड ऑब्जेक्ट में इन इट सेल्फ उसकी करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट नहीं होता, लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम है रिलीजन का, ये उनको डिफरेंट बनाता है। बिलीफ जो है वो वर्ल्ड को डिवाइड कर देता है सेक्रेड और प्रोफेन में। ये हमारे विश्वास जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, इसलिए वो सेक्रेड है, ठीक है। अब प्रोफेन टू सेक्रेड कैसे बन जाती है? कोई चीज़ प्रोफेन है वो सेक्रेड कैसे बन सकती है? तो बोलता है जैसे राइट्स ऑफ इनिशिएशन हो गए, ठीक है। जैसे एक यंग मैन होता है जो, उसको हम पहले यंग मैन को हम जो है नॉर्मली, जो एक चाइल्ड है उसको हम जो है, जब तक वो रिलीजन की सेरेमनी नहीं की जाएगी, इनिशिएशन की सेरेमनी नहीं की जाएगी, तो उसको प्रोफेन माना जाता है कि वो एक प्रोफेन लाइफ जी रहा है। लेकिन रिलीजियस लाइफ में एंटर होने के लिए एक सेरेमनी की जाती है, जिसके बेस पे उसको क्या किया जाता है, प्रोफेन वर्ल्ड से सेक्रेड में लाया जाता है। तो ये जैसे आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, ठीक है ना। नॉर्मली पहले पीपल को प्रोफेन माना जाता है, प्रोफेन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर बैप्टिज्म किया जाता है चिल्ड्रन का कि अब ये रिलीजियस लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, अब इनकी रिलीजियस लाइफ स्टार्ट होगी, अब ये सेक्रेड लाइफ जीने लग गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी क्या होता है, 4 स्टेजेस हैं, है ना। कि जैसे वानाप्रस्था, ब्रह्म ये अपना ब्रह्मगिरी, वानप्रस्था, 4 ऐसे स्टेजेस है ना, है ना। उसमें यही है कि मतलब पहले इंसान जो है वो नॉर्मल वर्ल्ड लाइफ जीता है, फिर घर की लाइफ जीता है, फिर एंड पे वो क्या करता है, जंगल की तरफ चला जाता है छोड़ के। तो वो एक रिलीजियस लाइफ में, मतलब प्रोफेन टू सेक्रेड वो किस तरीके से मूव करता है, वो किस तरीके से एक प्रोफेन लाइफ से वो सेक्रेड लाइफ में चला जाता है, ठीक है। और फिर उसको मोक्ष मिलता है। फिर ये कहते हैं दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हम प्रोफेन टू सैक्रेड बोलते हैं कि सैक्रेड प्रोफेन थिंग कैन बिकम सैक्रेड, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और सिंपली एक पासेज नहीं है, एक सिंपली मूव करना नहीं है, बल्कि ऑल टुगेदर ऐसा होता है जैसे कि वो इंसान दोबारा से पैदा हो गया है। उसकी पहली लाइफ मतलब प्रोफेन लाइफ में उसकी ख़त्म हो गई है, और उसने नया जन्म लिया है अब रिलीजियस लाइफ में, ठीक है। तो एंड राइट्स ऑफ, इसीलिए राइट्स ऑफ डेथ एंड बर्थ आर डन एज पार्ट ऑफ इनिशिएशन सेरेमनी। जब हम इनिशिएशन करते हैं, बैप्टिज्म टाइप कोई भी सेरेमनी की जाती है, तो उन राइट्स में, उन रिचुअल्स में ऐसे कंसेप्ट रखे जाते हैं कि उसकी प्रोफेन लाइफ की डेथ को मनाया जाता है, और न्यू बर्थ मनाई जाती है कि अब ये दोबारा पैदा हुआ। तो ऐसी चीज़ें सिंबॉलिक रखी जाती हैं। अब सेक्रेड चीज़ प्रोफेन कैसे बन सकती? और एक और एग्जांपल देता हूँ कि प्रोफेन टू सेक्रेड कैसे बन जाता है। आपने शॉप से, कोई शॉप है उससे आपने टमाटोज ले लो, लड्डू ले लो, कुछ ले लो, ये आपने खरीदे। अब ये नॉर्मल हैं, ये प्रोफेन टमाटोज हैं, ठीक है। इनमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ये आप किसी को खाने को दोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई बिलीफ उससे जुड़ा नहीं है। आप इनको मंदिर में ले गए, टेम्पल में ले गए, ठीक है, भगवान की पूजा करी, मूर्ति की पूजा करी, और फिर वही टमाटोज जो है आप पूजा करने के बाद अब आप जब लोगों में बांट रहे हो, तो लोग इनको खुशी खुशी खाएंगे, और लोगों के इसके साथ बिलीफ जुड़े हैं कि इनकी वजह से अब हमारा क्या होगा, हमारे दुख दर्द परेशानियां दूर होंगी, हमारी बीमारियां दूर होंगी, हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो चीज़ तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ बिलीफ जुड़ा हुआ है कि एक बार ये रिलीजियस लाइफ में एंटर हो गए, एक सेक्रेड प्लेस में एंटर हो गए, टेम्पल में एक सेक्रेड उनके ऊपर क्या होगी, पूजा होगी। सेक्रेड मतलब रिचुअल हो गया, पूजा क्या है, रिचुअल, एक पूजा कर लिया आपने। तो अब किस तरीके से एक सिंपल प्रोफेन ऑब्जेक्ट सेक्रेड ऑब्जेक्ट बन गया। तो प्रोफेन ऑब्जेक्ट सेक्रेड ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। डिफरेंस हमने कर लिया ना, पहला डिफरेंस हायरार्की, दूसरा एब्सोल्यूट हेटेरोजेनिटी। और उसी एब्सोल्यूट हेटेरोजेनिटी में हमने बोला कि ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन रेडिकली अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सेक्रेड भी प्रोफेन बन सकता है, कैसे? जैसे इम्प्यूरिटी का कंसेप्ट है कास्ट सिस्टम में, हिंदुइज्म में, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण शख्स है, और यहाँ पे एक अनटचेबल है। अब क्या माना जाता है
इसको प्रोफेन माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है कास्ट सिस्टम में, लेकिन इसको क्या माना जाता है, सेक्रेड। ठीक है, इसको प्रोफेन क्यों माना जाता है, क्योंकि ये प्रोफेन वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि ये शराब अल्कोहलिज्म की वजह से पहले माना जाता था। ठीक है, मतलब ये चीज़ें ऐसे पहले बिलीफ्स ऐसे लोगों के, हालांकि ये गलत बिलीफ है बट एग्जिस्ट करते थे कास्टिज्म में। ये कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा दुनिया से रिलेटेड है, मनी की तरफ ये इंडल्ज हैं, प्रोफेन चीज़ों से जैसे स्कैवेंजिंग वगैरह, इन चीज़ों ऐसे ऑक्यूपेशन करते हैं। लेदर को बुरा माना जाता था ना, तो लेदर वर्क करते थे, टेनिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये जुड़े प्रोफेन ऑक्यूपेशन से जुड़े थे, इसलिए इनको भी प्रोफेन माना जाता था। ब्राह्मण को सैक्रेड माना जाता था। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण क्या करता था, किसी प्रोफेन को छू लेता था, तो कहा जाते थे कि वो भी इम्प्योर हो गया, तो टेम्परेरीली ये प्रोफेन बन जाता था। कोई ब्राह्मण जो है वो किसी से अनटचेबल के साथ शादी कर लेता था, तो ये ब्राह्मण स्टेटस इसका लॉस भी हो सकता था। तो किस तरीके से ये सैक्रेड था, ये प्रोफेन बन सकता था। इसीलिए नॉर्मल औरतें हैं, ठीक है, उनको सैक्रेड माना जाता है जिनके राइट्स ऑफ इनिशिएशन हुए, लेकिन जब उनको मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उस वक्त उनको इम्प्योर माना जाता है। तो किस तरीके से वो सैक्रेड से एकदम टेम्परेरीली, वो जब तक मेंस्ट्रुएशन है वो प्रोफेन वर्ल्ड का हिस्सा बन गए। तीसरा डिफरेंस क्या है सैक्रेड और प्रोफेन में, हॉस्टिलिटी एंड जेलसी। सैक्रेड और प्रोफेन दोनों एक दूसरे के हॉस्टाइल हैं, दुश्मन हैं, और जेलसी का इनमें एक फीलिंग है। बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर। सैक्रेड और प्रोफेन दोनों एक ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम सैक्रेड और प्रोफेन नहीं होता। सैक्रेड और प्रोफेन दोनों एक जगह पे लोकेट नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु वांट्स टू बी सैक्रेड, एक इंसान है, एक शख्स है जो सैक्रेड होना चाहता है, उसको प्रोफेन वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, दुनिया उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी वो रिलीजियस लाइफ में जा पाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि वो प्रोफेन काम भी करता रहे और एट द सेम टाइम वो रिलीजियस बंदा भी बने, वो सैक्रेड भी रहे। उसको प्रोफेन वर्ल्ड को कंप्लीटली वैकेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि जो हिंदुइज्म में स्टेजेस हैं, वेरियस स्टेजेस, जिसमें वो पहले प्रोफेन वर्ल्ड को आस्ता आस्ता छोड़ता है कंप्लीटली और फिर वो सैक्रेड वर्ल्ड में इंटर होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट से कुछ और कंसेप्ट हमारे जो हैं वो सामने आए हैं। ठीक है, वो क्या कंसेप्ट हैं, मोनास्टिसिज्म का कंसेप्ट। ठीक है, कि बहुत सारे जो जंगलों में चला जाना, बहुत सारी केव्स में चले जाना, ठीक है, केव्स इन फॉरेस्ट में चले जाना, प्रोफेन वर्ल्ड को छोड़ के, है ना, अपनी जैसे बुद्धा चला गया था, अपनी नॉर्मल लाइफ को, मतलब आप रिलीजियस लाइफ में एंटर होना चाहते हो, सैक्रेड वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको प्रोफेन वर्ल्ड को छोड़ना पड़ता है। मिस्टिक एसिटिसिज्म, ये भी हो गया कि किस तरीके से वो दुनिया को छोड़ते हैं। ठीक है, रिलीजियस सुसाइड, जैसे सल्ले खाना होता था जैनिज्म में, ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि इंसान प्रोफेन वर्ल्ड को कंप्लीटली ही छोड़ देता था, वो सुसाइड कर लेता था प्रोफेन वर्ल्ड से, मतलब प्रोफेन वर्ल्ड को कंप्लीटली छोड़ता था कि मुझे मोक्ष, कंप्लीट मोक्ष कैसे मिलेगा, जब मैं बिल्कुल सुसाइड कर लूंगा, इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाऊंगा प्रोफेन वर्ल्ड को, तो मैं फिर सेक्रेड बन जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ये भी एक इस कंसेप्ट को की एग्जांपल है कि किस तरीके से सैक्रेड और प्रोफेन एक दूसरे के हॉस्टाइल हैं। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए इनके डिफरेंस पे या सैक्रेड प्रोफेन क्या होता है, तो आप ये सब लिख सकते हो। डिफरेंस हायरार्की वाला, एब्सोल्यूट हिटेरोजिनिटी वाला, उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। और तीसरा डिफरेंस आ गया हॉस्टिलिटी एंड जेलेसी वाला, ठीक है, उसमें ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चौथा डिफरेंस है प्रोहिबिशंस एंड आइसोलेशंस का। ठीक है, कि सैक्रेड थिंग्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोफेन थिंग्स। सैक्रेड थिंग्स को आइसोलेट करके रखा जाता है, अलग करके रखा जाता है प्रोफेन थिंग्स से। और इस तरीके, इसलिए इस आइसोलेशन को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोफेन थिंग्स पे और सैक्रेड थिंग्स दोनों पे प्रोहिबिशन लगाई जाती हैं कुछ एक। ठीक है, जैसे कैसे एग्जांपल है, जैसे टेम्पल, गार्ड को टेम्पल में, गार्ड की मूर्ति टेम्पल में रखी जाती है। मॉस्क हो गए, ये आइसोलेटेड प्लेस होती हैं, ये नॉर्मल प्लेसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, नॉर्मल जगहों पे मूर्ति नहीं रखी जाती है। तो ये टेम्पल मास्क बनाने का कंसेप्ट ही क्या है कि जो सैक्रेड वर्ल्ड है वो इसको आइसोलेट करके रखा जाए नॉर्मल चीज़ों से। ठीक है, तो अब प्रोहिबिशंस क्या लगा रखी हैं प्रोफेन वर्ल्ड वाले, कि जैसे अगर आपको मास्क में इंटर होना है, मास्क में नमाज पढ़नी है, सेक्रेट चीज़ करनी है, तो आप अभी प्रोफेन हो, आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप बिना वुजू करने के आप नहीं आ सकते।
मेंस्ट्रुएशन वाली वुमेन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वो एंटर नहीं कर सकती टेंपल पे। कुछ जगह पे तो सिंपल वीमेन पे ही है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन वाली हो ना हो, तो उनको भी नहीं आने दिया जाता, जैसा कि हमने साबरीमाला वाला केस आपने रिसेंट न्यूज़ में रहा था, आपने पढ़ा होगा। इसी तरीके से कुछ जगह पे ऐसा होता था पहले कि लोअर कास्ट को भी टेंपल में एंटर नहीं होने दिया जाता था। तो प्रोफेन चीज़ें जो मानी जाती थी उन पे प्रोहिबिशंस लगाई होती थी कि वो टेंपल मास सेक्रेट चीज़ों को ना जाएं, उनमें एंटर ना करें, सेक्रेट चीज़ों को आइसोलेट करके रखा जाता था। अब हम अगर समराइज करें पूरा, तो पूरे जो हमने ऊपर पढ़ा, तो समराइजेशन ये होगी कि बिलीफ जो होते हैं वो सेक्रेट थिंग्स के साथ डील करते हैं, और जो राइट्स होते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं टू डील विद सेक्रेट थिंग्स। ठीक है, बिलीफ्स क्या होते हैं? हमारे जो बिलीफ्स हैं वो वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं सेक्रेड में और प्रोफेन में। प्रोफेन वर्ल्ड के साथ तो रिलीजन डील नहीं करेगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देगा। ठीक है, तो मतलब बिलीफ अल्टीमेटली सेक्रेट थिंग्स को डिफाइन करते हैं, और इन सेक्रेट थिंग्स के साथ इंसानों ने, रिलीजन के मानने वालों ने कैसे डील करना है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो कोड ऑफ कंडक्ट कैसे डील करना है, वो डील करने के तरीके के लिए जो है हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास रिचुअल्स हैं। ठीक है, क्या आप मंत्र पढ़ना है आपने राइट करने वक्त, जब आप पूजा करोगे, सेक्रेट चीज़ों के साथ डील करोगे, क्या क्या करना है, उसके लिए हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सेक्रेट चीज़ क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो वो जो ऊपर जो मैंने डिफरेंस लिखे हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। हायरार्की होना, उसका एब्सोल्यूट हेटेरोजेनिटी होना प्रोफेन पे, ट्रांसफॉर्मेशन होना, हॉस्टिलिटी होना प्रोफेन की तरफ, आइसोलेशन होना, प्रोफेन पे प्रोहिबिशन होना, ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा कुछ ये और हैं कि वो भी आप लिख सकते हो। नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो भी सेक्रेट चीज़ होती है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई अपनी मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बात की टोमाटो की, टोमाटो टोमाटो ही है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। वो एक आम टोमाटो और सेक्रेट टोमाटो बिल्कुल सेम टू सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंट्रिंसिक डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ बिलीफ का डिफरेंस है कि एक के साथ हमारे बिलीफ जुड़े हुए हैं, ठीक है, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, प्रोफेन टू सेक्रेट, सेक्रेट टू प्रोफेन, ऊपर मैंने मेंशन किया। तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कभी सेक्रेट चीज़ें अपना काम करने में फेल हो जाएं तो लोगों का बिलीफ उससे कम नहीं होता बल्कि और स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, कैसे? मान लो आपने कोई सेक्रेट चीज़ है, कोई मूर्ति है, कोई आइडल है, उससे आप मांगते हो कुछ डिज़ायर, और वो डिज़ायर आपकी फुलफिल नहीं होती, तो लोगों का विश्वास इस पे कम नहीं होता, आइडल पे लोगों का और स्ट्रेंथन होता है। क्यों? क्योंकि लोग ये जो हैं ये ऐसा मानते हैं कि हमसे ही कोई कमी रह गई, कि हमने ही जो सेक्रीफाइस करना था, जो राइट करना था, वो हम सही से नहीं कर पाए, हमसे ही कमी रह गई, अब हम अगली बार और अच्छे से करेंगे। तो और स्ट्रेंथन हो जाता है बिलीफ, और लोग और ज़्यादा फिर वर्शिप भी करते हैं। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। आइसोलेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सेक्रेट चीज़ों को आइसोलेट करके रखा जाता है। तो अब हम मेन डेफिनेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया कि रिलीजन क्या होता है, अभी तक हमें क्लियर हो गया। अब इन्हीं चीज़ों के बेस पे डेफिनेशन बनेगी जस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमें क्लियर हो गया कि रिलीजन में गॉड का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिलीजन में गॉड का होना ज़रूरी नहीं है, रिलीजन में सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीफ होना ज़रूरी नहीं है, बट रिलीजन में बिलीफ्स का होना और राइट्स का होना ये ज़रूरी है। ये जिस भी चीज़ में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में बिलीफ्स होंगे उसके कारस्पॉन्डिंग कुछ राइट्स होंगे। ठीक है, और बिलीफ जो है दुनिया को सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइड करते होंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो रिलीजन मानी जाएगी। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मैंने दूसरी ऐप में लिख के रखा है। ठीक है, तो ये आगे हमारी रिलीजन की। अब रिलीजन की डेफिनेशन पे आने से पहले एक और चीज़ जो है वो हमें क्लियर करनी है। ठीक है, दो एलिमेंट्स तो हमें रिलीजन के मिल गए, बिलीफ्स और राइट्स। उसके अलावा एक और एलिमेंट है, वो हमें तब मिलेगा जब हम रिलीजन को मैजिक से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इमाल दुर्कheim कहता है कि बिलीफ्स और राइट्स मैजिक में भी होते हैं। बिलीफ्स और राइट्स मैजिक में भी लोगों के बिलीफ्स होते हैं। एक गुड़िया बनाई, ठीक है, उस गुड़िया में कुछ सुइयाँ वुइयाँ चुभोई और कहते हैं कि वो इंसान, मेन इंसान मर जाएगा। ठीक है, आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, उसमें ऐसा होता है, उसका एक वो ऐसी टेडी सा बनाया जाता है जैक स्पैरो का, उसको वो पेन देता है तो रियल में जैक स्पैरो को पेन होता है। ये मैजिक की एक एग्जांपल है, ऐसे ही मैजिक को भी काम करता था, ऐसे ही माना जाता था। ठीक है, तो इसमें बिलीफ्स भी हैं, राइट्स भी हैं, दोनों चीज़ें मैजिक में भी हैं।
ठीक है। मैजिक में भी मिथ्स पे, डॉगमास, डेमन्स, गॉड्स, स्पिरिट्स, आत्मा, ये सब पे बिलीफ मैजिक में भी होता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या बहुत सेम है? नहीं। रिलीजन एंड मैजिक तो हमें पता है सेम नहीं है। तो क्या चीज़ रिलीजन और मैजिक को डिफ्रेंशिएट करती है? अगर हाली बिलीफ्स और राइट्स के बेस पे हम डिफाइन करते, अभी तक हमने रिलीजन को, इमाल दुर्खैम ने ये बोला कि बिलीफ्स और राइट्स होते हैं, तो वो तो मैजिक में भी होते हैं। तो हमें पता है मैजिक और रिलीजन सेम नहीं है, तो इनमें एक और कोई डिफरेंस होगा, मतलब वो रिलीजन का एसेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। तो बिकॉज हैड दे बीन सेम, अगर ये दोनों सेम होते, देन देयर वुडंट बी सच हॉस्टिलिटी बिटवीन देम। पहला कंसेप्ट क्या है, रिलीजन और मैजिक क्यों नहीं सेम? क्योंकि रिलीजन और मैजिक में हॉस्टिलिटी है। ठीक है। तो बहुत सारे रिलीजन ऑलमोस्ट जो हैं वो मैजिक को प्रोहिबिट करते हैं, मैजिक को बुरा मानते हैं। ठीक है। मैजिशियंस को, विचीज को जला देते हैं। ठीक है। काला जादू करने वालों को स्टेक पे जला देते हैं। हमने अपने मेडिवल वर्ल्ड की हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, उसमें ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इतनी हॉस्टिलिटी क्यों होती? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक और डिफरेंस क्या कि मैजिक जो है वो प्लेजर लेता है रिलीजियस थिंग्स को, हॉली थिंग्स को, सैक्रेड थिंग्स को प्रोफेन बनाने में। मैजिक तो उल्टा क्या करता है, जो सैक्रेड थिंग्स होती है ना उनको प्रोफेन बनाता है, तो वो फिर उसमें प्लेजर लेता है। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कोई सैक्रेड बुक है, तो उस पे लोग क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, जो मैजिशियंस होते हैं, काला जादू करने वाले। ठीक है। उसको उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है। उसकी जो उसकी जो जितने भी वो वर्सेस हैं उनको उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है। उनमें गंदे बाल्स जो हैं वो रखते हैं। ऐसी बहुत सारी काला जादू में ऐसी चीज़ें होती हैं, मैजिक में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैजिक क्या करता है, ये तो उल्टा सैक्रेड थिंग्स को प्रोफेन बनाता है। इसलिए भी मैजिक जो है वो रिलीजन नहीं है, इनमें हॉस्टिलिटी है। और रिलीजन जो है वो हमने बात कर ली कि वो मैजिक को एंटी रिलीजियस मानता है और प्रोहिबिट्स करता है मैजिक को, और डिसफेवर करता है और लोगों को पनिशमेंट देता है जो जो क्या करते हैं, जो मैजिक करते हैं। तो इसका मतलब मैजिक और रिलीजन सेम नहीं है। हालांकि दोनों में प्रोफेन वो बिलीफ्स हैं और दोनों में राइट्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है, ये कुछ एग्जांपल दी, और इस और एग्जांपल क्या आ गई कि फिर और ये डिफरेंस है कि मैजिक यूटिलिटेरियन इन नेचर है एंड टेक्निकल इन नेचर है। ठीक है। मैजिक जो है वो यूटिलिटेरियन है। मैजिक में क्या है, मैजिक का सिर्फ पर्पज है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें मिले। लोग अपने सक्सेस के लिए मैजिक करते हैं, मनी हासिल करने के लिए मैजिक करते हैं, अपनी डिज़ायर, जैसे किसी ने किसी से शादी करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उस पर मैजिक करा देंगे। किसी को दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है, उसके लिए मैजिक कराएंगे। तो ये सब चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ठीक है। तो इनके लिए लोग क्या करते हैं, मैजिक करते हैं। तो मैजिक यूटिलिटेरियनिज्म आपने पढ़ा होगा, इसमें कुछ मीन्स होते हैं, कुछ एंड है। आपका एक गोल है, आप गोल अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कुछ मीन्स यूज़ करते हो, जैसे वो मैंने ऊपर गुड़िया की एग्जाम्पल दी थी। तो इस पर आप चीज़ें अप्लाई करते हो और कहते हो कि गोल अचीव होगा। अच्छा, ये जो टेक्निकल भी है, मतलब हाईली मैजिक जो है, अगर साइंस की बात करें तो रिलीजन जो है वो साइंस से काफ़ी दूर है, लेकिन मैजिक इज़ वेरी क्लोज टू साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस में भी हम क्या बात करते हैं, मीन्स और एंड की बात करते हैं। साइंस में भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम वर्क करते हैं कि कुछ मीन्स यूज करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ एंड्स पे आने की हम कोशिश करते हैं। तो ये साइंटिफिक थिंकिंग होती है। ठीक है। कि मीन्स को यूज़ करके हमें गोल्स एंड मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैजिक भी ये साइंटिफिक थिंकिंग को यूज़ करता है। ठीक है। और यूटिलिटेरियनिज्म का भी यही कंसेप्ट है। तो मैजिक भी मतलब क्या है, यूटिलिटेरियन इन नेचर है। अब सबसे मेन डिफरेंस जो हम, जिसकी वजह से हमें रिलीजन की डेफिनेशन मिलेगी, वो ये है कि रिलीजन, ये देखो अब एक हमारा क्वेश्चन भी हो रहा है अलग से, रिलीजन वर्सेस मैजिक, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो वो भी हो जाएगा और एट द सेम टाइम हमें डेफिनेशन ऑफ रिलीजन भी क्लियर हो जाएगी। मेन डिफरेंस इज दैट रिलीजन इज शेयर्ड बाय ए डेफिनेट ग्रुप that professes and practices it and magic has no such definite group। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रिलीजन का क्या होता है, रिलीजन के मानने वाले जो होते हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं और वो क्या करते हैं, मानते हैं रिलीजन को और प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो डेफिनेट ग्रुप है ये एक कम्युनिटी होती है, मतलब इसमें कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है, इसमें ब्रदरहुड होता है।
जैसे सारे मुस्लिम्स में आपस में ब्रदरहुड वाली फीलिंग होगी, सारे हिंदूज में आपस में यूनिटी होगी, ठीक है, सारे बुद्धिस्ट में आपस में कि ये भी चलो बुद्धिस्ट है, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, हम में यूनिटी होगी, ठीक है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी, एक ग्रुप फीलिंग होंगी, ठीक है। लेकिन मैजिक में ऐसा नहीं है। मैजिक के जो फॉलोअर्स होते हैं, मैजिक एक मैजिशियन के पास जो लोग जाते हैं वो एज एन इंडिविजुअल जाते हैं, ठीक है। कोई कल्ट मान भी लो तो उनमें ऐसी फीलिंग्स, ऐसी जो है कम्युनिटी वाली फीलिंग्स नहीं होती। 10 जो मेंबर्स होते हैं एक ही रिलीजन के मानने वाले जो होते हैं, उनमें सॉलिडेरिटी होती है, उनमें यूनिटी होती है, उनमें ब्रदरहुड होता है, फीलिंग होती है, रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की, एटसेट्रा। वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। और ये जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, इसको इमाइल दुर्कheim मॉरल कम्युनिटी बोलता है। मॉरल क्यों बोलता है? मॉरल जुड़ा हुआ है राइट और रॉन्ग से। तो ये जो कम्युनिटी होती है इसमें राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट होता है, इसमें रिवार्ड्स का कंसेप्ट होता है। ये जो है ये कम्युनिटी सेंक्शंस भी डालती है मेंबर के ऊपर, मेंबर्स को पनिशमेंट भी देती है। अपने जैसे कोई एक है वो अपने रिलीजन के खिलाफ चला जाए तो उसको पनिश भी किया जाता है और लोगों को रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो ठीक है। प्रोहिबिशन भी डाली जाती है, जैसे हमने ऊपर बात करी वुजू करना है, औरतों ने नहीं जाना है मंदिर में, मस्जिद में, ये ऐसी एग्जांपल। तो इमाइल दुर्कheim इस ग्रुप को, डेफिनेट ग्रुप को, जो रिलीजन के मानने वाले एक डेफिनेट ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, उस कम्युनिटी को इमाइल दुर्कheim नाम देता है चर्च, इस मॉरल कम्युनिटी को। ये चर्च आप वो चर्च की फॉर्म में मत माने, जो फिजिकल जो बिल्डिंग होती है उसको मत माने, चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन माने, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन जो सेंक्शंस लगाता है लोगों पे, ठीक है। ये एक एज एन इंस्टीट्यूशन है, ये एक मॉरल कम्युनिटी का नाम उसने दिया है, ठीक है। मैजिक में अगर देखें तो मेंबर्स जो होते हैं ना मैजिक के, हु बिलीव इन इट हैव नो सच ड्यूरेबल टाइज। मैजिक में जितने भी लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं उसमें आपस में उनमें कोई रिलेशन, कोई सॉलिडेरिटी, कोई यूनिटी नहीं होती। अगर होगी भी जैसे कोई कल्ट वल्ट तो वो टेम्परेरी होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जैसे कि रिलीजन में होता है। दे डोंट क्रिएट ए कम्युनिटी, उनमें कोई कम्युनिटी नहीं बनती है, वो इंडिविजुअल्स के तौर पर लोग जो हैं वो मैजिक को फॉलो करते हैं एज इन। तो इसीलिए जो मैजिशियन होता है, ठीक है, जो मैजिक करता है, ठीक है, काला जादू वगैरह करता है, उसके पास जो लोग जाते हैं ना वो एज ए कस्टमर होते हैं, वो उसको पैसे देते हैं और उसके बदले में मैजिक करवाते हैं, ठीक है। वो एज ए कस्टमर के तौर पे जाते हैं, उनका सिर्फ इतना होता है, सप्लायर और कस्टमर का जो रिलेशन होता है ये प्रोफेन रिलेशन होता है, मॉनिटरी रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो कस्टमर्स होते हैं, वो फॉलोवर्स नहीं होते। मैजिक डज नॉट इम्पोज एनी सेंक्शन ऑन देम। मैजिशियन कोई जो है उन पे सेंक्शंस भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मैजिशियन का उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जो उसके पास लोग आते हैं वो सिंपल कस्टमर है, वो पैसे देते हैं, अपना काम करवाते हैं, ये उनमें कोई सेंक्शंस वगैरह नहीं डाल सकता कि शादी कैसे करनी है, किससे करनी है, अपनी ही कास्ट में करनी है। ऐसा मैजिशियन जो है उन पे सेंक्शंस नहीं डाल सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको पनिश नहीं करता। लेकिन रिलीजन में ऐसा होता है। तो इसी बात से हम कहते हैं कि मैजिशियन हैज़ क्लाइंट्स नॉट फॉलोअर्स। मैजिशियंस के क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, फॉलोवर्स नहीं होते जिन पे वो सेंक्शन डाले। फॉलोवर्स रिलीजन के होते हैं, रिलीजन में कम्युनिटी बनती है, एक ग्रुप होता है, एक फीलिंग होती है। तो ये मेन डिफरेंस आ गया। अब हम आगे रिलीजन की डेफिनेशन पे। तो हमें रिलीजन की 3 चीज़ें देखो क्लियरली, हमें रिलीजन की 3 चीज़ें मिल गई। क्या? पहला इसमें बिलीफ होते हैं, दूसरा इसमें राइट्स होते हैं, और तीसरा इसमें एक डेफिनेट ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉरल कम्युनिटी। तो तीसरा रिलीजन में मॉरल कम्युनिटी होती है जिसको हम चर्च भी बोलते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रिलीजन की आ गई, ठीक है। ये 2 तो मैजिक में भी हैं लेकिन ये मैजिक में नहीं है। तो अब रिलीजन की डेफिनेशन आपको इमाइल दुर्कheim ने जो दी है, जब भी कभी रिलीजन पे क्वेश्चन आए तो पहले अगर इमाइल दुर्कheim के व्यूज़ आए वगैरह तो ये डेफिनेशन आप अगर लिख देंगे ना तो उसी से चेक करने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। अब आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, यही चीज़ें, यही डेफिनेशन है। तो इमाइल दुर्कheim कहता है रिलीजन क्या है? रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम, एक सिस्टम है किस चीज़ का? बिलीफ्स का एंड प्रैक्टिसेस का। ये प्रैक्टिसेस क्या है? राइट्स, ठीक है। तो बिलीफ्स एंड राइट्स भी आप लिख सकते हो, इसने प्रैक्टिसेस टर्म यूज किया क्योंकि राइट्स में हम प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्शन होता है। तो रिलीजन एक सिस्टम है बिलीफ्स का एंड प्रैक्टिसेस का, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? बिलीफ एंड प्रैक्टिस, राइट्स और बिलीफ किससे रिलेटेड है? हमने बोला पूरी वर्ल्ड को सैक्रेड और प्रोफेन में करते हैं, ठीक है। तो रिलीजन एक सिस्टम है बिलीफ एंड प्रैक्टिस का दैट आर रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, ठीक है। तो ये जो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं ऐसी रिलीजन में, ठीक है, ये सैक्रेड थिंग्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब प्रोफेन थिंग्स जो को रिलीजन का पार्ट नहीं माना जाता। बिलीफ जो है
दुनिया को डिवाइड करते हैं सैक्रेड और प्रोफेन में, प्रोफेन को अलग कर देते हैं और सैक्रेड को रिलीजन का पार्ट बना देते हैं। बोलते हैं कि सैक्रेड के साथ हम डील करते हैं, प्रोफेन चीज़ एंटी रिलीजियस है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। रिलीजन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। अब ये सैक्रेड थिंग्स क्या हैं, उनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन में देखी है। दैट इज टू थिंग्स केप्ट ए पार्ट एंड फॉरबिडन। ये जो सैक्रेड थिंग्स हैं, ये वो थिंग्स हैं जिनको अपार्ट रखा जाता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आइसोलेट करके रखा जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किया है उनकी। दूसरी चीज़ों पे प्रोहिबिशन लगाई जाती है, इस पे भी प्रोहिबिशन लगाई जाती है। एंड फॉरबिडन, ठीक है, ये अपार्ट रखी जाती हैं, आइसोलेट करके रखी जाती हैं। ठीक है, और इन्हें नॉर्मली लोग जो है इनको बस अपार्ट करके भुला देते हैं, मतलब इनको प्रोफेन वर्ल्ड में याद नहीं किया जाता। इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है जब इनको रिमेंबर किया जाता है। ठीक है, फिर बात करता है कि बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जो एक और काम करते हैं। ठीक है, पहले बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो सैक्रेड थिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा क्या, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विच यूनाइट इनटू वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड चर्च ऑल दोज हु एडहेयर टू देम। तो जो भी लोग इन बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को मानते हैं, उन सब को रिलीजन क्या करता है, एक मॉरल कम्युनिटी में क्या करता है, यूनाइट कर देता है। इस कम्युनिटी को चर्च कहते हैं। तो रिलीजन की डेफिनेशन आ गई कि रिलीजन क्या है। रिलीजन एक सिस्टम है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का या बिलीफ एंड राइट्स का। ये बिलीफ एंड राइट्स क्या करते हैं, ये रिलेटेड हैं सैक्रेड थिंग्स के। सैक्रेड थिंग्स क्या होती हैं, जो केप्ट ए पार्ट होती हैं, आइसोलेट करके रखी जाती हैं। नॉर्मली वो फॉरबिडन होती हैं। फॉरबिडन इन द सेंस कि उनको प्रोफेन वाली चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। ठीक है, फॉरबिडन का मतलब क्या आ गया, मैंने शायद ऊपर बुलाने का बोल दिया वो गलती से, फॉरबिडन हो गया मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ठीक है, दे आर फॉरबिडन ना, कि जब तक आप प्रोफेन हो आप इसको, दे आर फॉरबिडन फॉर यू। ठीक है, and they are isolated and forbidden, and these belief and practices they unite all those people who believe in these belief and practices into a moral community। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, किस तरीके से रिलीजन में बिलीफ, राइट्स और कम्युनिटी का होना, ये तीन चीज़ें होना रिलीजन की डेफिनेशन में ज़रूरी हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में बिलीफ, राइट्स और एक कम्युनिटी फीलिंग होगी उसको हम रिलीजन बोलेंगे। ठीक है, गॉड का होना ज़रूरी नहीं है, सुपर नेचुरल थिंग्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये इमाइल दुर्कheim की डेफिनेशन थी। इस काफ़ी चीज़ें इसमें आपने सीख ली हैं। रिलीजन वर्सेस मैजिक का डिफरेंस सीख लिया, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सैक्रेड प्रोफेन के डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैक्रेड, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और आए भी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को शेयर करें।